नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीटर एकर है। मैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आपातकालीन चिकित्सा का सहायक प्रोफेसर हूं और आज मेरे साथ डॉक्टर जेनिफर न्यूबरी हैं और वे भी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आपातकालीन चिकित्सा की नैदानिक प्रोफेसर हैं। हेलो। आज हम श्वासकष्ट से पीड़ित रोगी के गंभीर मामलों के उपचार के दौरान प्रयोग किए जाने वाले तथ्यों और प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। हम दो तरह के वायुमार्ग एडजंक्ट, नासोफेरिंजियल वायुमार्ग और मुखग्रसनीय वायुमार्ग को रखने के तरीके और बैग मास्क वेंटिलेशन की तकनीक पर चर्चा करेंगे। हम वायुमार्ग एडजंक्ट से शुरुआत करेंगे। डॉक्टर न्यूबरी, क्या आप हमें याद दिला सकती हैं कि इन दोनों प्रकार के यंत्रों के लिए सबसे उचित रोगी कौन है? हाँ, नासोफेरिंजियल वायुमार्ग उन रोगियों के लिए सबसे उचित हैं जो अर्ध सचेत हैं और अभी भी खांस रहे हैं या गैग प्रतिवर्त हैं। मुखग्रसनीय वायुमार्ग अधिक परेशानी देते हैं और इसलिए उन रोगियों के लिए ही उचित हैं जो बिल्कुल अनुक्रिया नहीं दिखा रहे हैं। धन्यवाद। आइए अब नासोफेरिंजियल वायुमार्ग को लगाने के अनुक्रम को देखते हैं। नासोफेरिंजियल वायुमार्ग के कई साइज होते हैं। आप रोगी के लिए उचित साइज कैसे चुनेंगे? सही साइज चुनने के लिए किसी ऐसे को चुनिए जो नाक के ऊपरी हिस्से से रोगी की कान पाली तक जाए। यदि उपलब्ध हो तो घुसाने के पहले इसे चिकनाई से पोतें या पानी से। सही साइज के चुनाव के बाद क्या आप नासोफेरिंजियल वायुमार्ग को लगाने और उसकी प्रक्रिया के बारे में बात कर सकती हैं? निश्चित रूप से। पहले रोगी का आंकलन करें और बड़े नथने की पहचान करें। फिर पोते हुए वायुमार्ग को बड़े नथने में ऐसे घुसाएं कि गुनिया, बेवल पट, सेप्टम के सामने हो। वायुमार्ग को धीरे से आगे बढ़ाएं। यदि आप बाइने नथने को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब तक रुकाव न मिले तब तक घुसाते रहें। फिर वायुमार्ग के घुमाव को नास्य मार्ग से मिलाने के लिए वायुमार्ग को 180 डिग्री घुमाएं। तब तक जारी रखें जब तक उभरा हुआ किनारा नथने के सहारे टिक नहीं जाता। यदि आपको काफ़ी रुकाव या बाधा मिलती है तो निकालकर दूसरे नथने में डालें। यह एक वीडियो है जो नासोफेरिंजियल वायुमार्ग को दाहिने नासारंध्र के अंदर लगाते हुए दिखाती है। कार्यकर्ता पहले वायुमार्ग को नापता है और देखता है कि वो कान पाली के आगे जा रहा है, जिसका मतलब है कि वो ज्यादा लंबा है। फिर कार्यकर्ता छोटा रूप चुनता है जिसका नाप सही मालूम पड़ता है और उसे पोतता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब वायुमार्ग दाहिने नथने में घुसाया जाता है ताकि गुनिया पट के सामने हो, तो वह इस तरह उन्मुख है कि वायुमार्ग का निचला घुमाव रोगी के पैरों की तरफ होता है। वायुमार्ग तब तक धीरे से अंदर डाला जाता है जब तक उभरा हुआ किनारा नथने के किनारे से लग नहीं जाता। यह वीडियो बाइने नथने में लगाने की तकनीक दिखाती है। इस वीडियो में प्रदाता पहले से ही वायुमार्ग का सही साइज चुनकर उसे पोत चुका है। जैसे हमने कहा था, जब वायुमार्ग बाइने नथने में घुसाया जाता है गुनिया को नस्य पट के सामने रखने के लिए, तब वायुमार्ग को इस प्रकार बिठाना चाहिए कि उसका निचला घुमाव शुरुआत में रोगी के सिर की तरफ हो। कार्यकर्ता वायुमार्ग को धीरे से अंदर डालता है जब तक रुकावट नहीं मिलती और उसे अंदर तक पूरा डालने के पहले 180 डिग्री घुमाता है। ठीक है, तो अब मुखग्रसनीय वायुमार्ग को लगाने के अनुक्रम को देखते हैं। पहले क्या आप बता सकती हैं कि सही साइज वाले मौखिक वायुमार्ग को कैसे चुना जाता है? जी हाँ, सही साइज वाला मुखग्रसनीय वायुमार्ग वो होता है जो मुंह के कोने से जबड़े के कोण तक जाता है। अगर वो बहुत छोटा है तो वो वायुमार्ग को ठीक से खोल नहीं पाएगा और अगर वो बहुत बड़ा हो तो वायुमार्ग के ऊपरी हिस्से को घायल कर सकता है। बहुत अच्छे। क्या आप हमें मुखग्रसनीय वायुमार्ग को लगाने के अनुक्रम के बारे में बता सकती हैं? पहला कदम है रोगी के मुंह को खोलना। यह सीजर कैंची तकनीक के जरिए किया जाता है। रोगी के सिर के पास खड़े होकर कार्यकर्ता अपने गैर प्रबल अंगूठे और दूसरी अथवा तीसरी उंगली को मोड़ता है। अंगूठे को रोगी के नीचे के दांतों पर और दूसरी या तीसरी उंगली को ऊपर के दांतों पर रख के आप मुंह खोलने के लिए उल्टी दिशा में जोर लगाते हैं। मुंह को गैर प्रबल हाथ से सीज करते वक्त कार्यकर्ता मुखग्रसनीय वायुमार्ग को प्रबल हाथ में ऐसे पकड़ता है कि घुमाव रोगी के सिर की तरफ हो। कार्यकर्ता वायुमार्ग को तब तक मुंह के अंदर इस प्रकार घुसाता है कि जब तक वो मुंह के ऊपरी कोने तक न पहुंचे तब तक उसका कोना मुंह के ऊपर के हिस्से की तरफ हो। जब वायुमार्ग का कोना मुंह के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आता है तब वायुमार्ग को 180 डिग्री घुमाने की आवश्यकता है और उसे जीभ के ऊपर इस तरह घुमाने की कि घुमाव अब रोगी के पैरों की तरफ हो। वायुमार्ग को तब तक अंदर घुसाते रहें जब तक उभरा हुआ कोना रोगी के होठों पर टिक नहीं जाता।
यह वीडियो एक कार्यकर्ता के मुख्य ग्रसनीय वायुमार्ग के अमापन और लगाने की पूरी प्रक्रिया करते हुए दिखाती है। कार्यकर्ता पहले वायुमार्ग का अमाप करने की कोशिश करता है। इनके द्वारा चुने गए पहले और दूसरे वायुमार्ग बहुत लंबे थे क्योंकि वे जबड़े के कोण के बाहर तक जा रहे थे। तो फिर कार्यकर्ता उचित साइज वाला मुख्य ग्रसनीय वायुमार्ग चुनता है, सीज़र तकनीक से मुंह को खोलता है और वायुमार्ग को मुंह के अंदर सिर की तरफ रखकर घुसाता है। मुंह के ऊपरी हिस्से से संपर्क में आने के बाद उसे 180 डिग्री घुमाता है और इसे तब तक अंदर डालते रहता है जब तक उभरा हुआ कोना रोगी के होठों पर टिक नहीं जाता। अब जब हम वायुमार्ग एडजंक्ट के लगाने के तरीके से परिचित हो चुके हैं, आइए बैग मास्क वेंटिलेशन पर कुछ बात करें। डॉक्टर नयूबरी, क्या आप हमें याद दिला सकती हैं कि बैग मास्क वेंटिलेशन की ज़रूरत कब होती है? पहला, यदि रोगी श्वासरोध में है या बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहे, तो उन्हें अल्पकालिक ऑक्सीकरण और वेंटिलेशन के लिए बैग मास्क वेंटिलेशन की ज़रूरत है। दूसरा, यदि रोगी सांस ले पा रहे हैं किंतु उनका श्वसन उचित ऑक्सीकरण और वेंटिलेशन प्रदान नहीं कर पा रहा, तो बैग मास्क वेंटिलेशन उनकी सहायता कर सकता है। क्या आप बैग मास्क वेंटिलेशन क्रियान्वित करने की प्रक्रिया के बारे में बात कर सकती हैं? जरूर। असली प्रक्रिया शुरू करने के पहले, यदि मुमकिन हो तो सेवा प्रदाता को वायुमार्ग एडजंक्ट लगाना चाहिए। अगला कदम है फेस मास्क को रोगी के चेहरे पर ढंग से लगाना। मास्क के ऊपरी हिस्से को रोगी की नाक के ऊपरी हिस्से पर जमाने से शुरुआत करें। जब ये हो जाए, तो मास्क के निचले हिस्से को रोगी की ठुड्डी पर बैठाएं। बैग को मास्क के ऊपर लगाए रखें ताकि मास्क के कोने रोगी के चेहरे से निकल न जाएं। इस समय प्रक्रिया के लिए कितने कार्यकर्ता हैं? 1 या 2 के रहते तकनीक जरा अलग हो सकती है। पहले एक कार्यकर्ता वाली तकनीक को देखते हैं। अच्छा, ठीक है। जब बैग मास्क वेंटिलेशन के लिए एक ही कार्यकर्ता हो, तो मास्क को रोगी के चेहरे पर लगाने के पश्चात कार्यकर्ता को मास्क और रोगी के चेहरे के बीच बिल्कुल जगह न रहने पाए ऐसा सुनिश्चित करने के लिए वायुमार्ग खोलते हुए मास्क को कसकर पकड़ना चाहिए। यह करने के लिए कार्यकर्ता अपने गैर प्रबल हाथ की तीसरी, चौथी और पांचवी उंगली को रोगी के जबड़े के कोण के पीछे रखता है। यह उंगलियां जॉ थरस्ट करती हैं, जिससे रोगी का वायुमार्ग खुल जाता है। पहली और दूसरी उंगलियां मास्क के ऊपरी कोने को अंगूठी जैसे घेरती हैं, ताकि अच्छी मास्क सील के लिए दबाव मिल सके। जब अच्छी सील स्थापित की जा चुकी हो, तो वायुमार्ग खुला है सुनिश्चित करने के लिए सिर को जरा पीछे झुकाया जा सकता है। यह वीडियो एक कार्यकर्ता द्वारा पूरी प्रक्रिया को क्रियान्वित होते हुए दिखाती है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इन्होंने मुख्य ग्रसनीय वायुमार्ग लगाया है। इस कार्यकर्ता ने मास्क को नाक के ऊपरी कोने पर लगाकर ठुड्डी पर बिठाया है। इन्होंने अपनी तीसरी से लेकर पांचवी उंगलियों को जबड़े के पीछे रखकर जॉ थरस्ट किया है, मास्क को अपनी दूसरी उंगली से चेहरे पर रखते हुए और फिर वेंटिलेशन शुरू करने से पहले सिर को झुकाया है। आइए अब हम 2 कार्यकर्ता वाली तकनीक देखते हैं। यह कैसे भिन्न है? यदि 2 कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो मास्क को रखने और लगाने की प्रक्रिया पहले जैसे ही है। तथापि, इसके बाद एक कार्यकर्ता दोनों हाथों से अच्छी सील लगाने और वायुमार्ग के खुले होने को सुनिश्चित कर सकता है, और दूसरा कार्यकर्ता वेंटिलेशन क्रियान्वित कर सकता है। क्योंकि दोनों हाथ खाली हैं, मैं सलाह दूंगी कि कार्यकर्ता दोनों हाथों की दूसरी से लेकर पांचवी उंगलियां जबड़े के पीछे रखें ताकि असरदार जॉ थरस्ट किया जा सके और दोनों अंगूठों को एक दूसरे से समानांतर रखते हुए मास्क के ऊपरी हिस्से पर रखें ताकि अच्छी सील बन सके। यह तकनीक हाथ की मजबूत पेशियों का फायदा उठाती है, जिसके रहते यह अधिक सफलता के साथ और बिना थकावट ज़्यादा समय के लिए किया जा सकता है। दूसरा कार्यकर्ता बैग को दबाकर वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह वीडियो 2 कार्यकर्ता वाली तकनीक दिखाती है। यहाँ एक बार फिर वे मौखिक वायुमार्ग लगा चुके हैं। मास्क लगाने की तकनीक अब हम जानते हैं। ये कार्यकर्ता सील बनाने की अभी समझाई गई तकनीक के मुकाबले हाथों की एकांतर मुद्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक कार्यकर्ता तकनीक का 2 हाथों वाला रूप है, जो कि एक विकल्प तो है लेकिन जरा कठिन है। और जब पहले कार्यकर्ता ने मास्क सील बना ली है और वायुमार्ग को खोल लिया है, तब दूसरा कार्यकर्ता वेंटिलेशन करना शुरू करता है। प्रदाताओं को वयस्क रोगी का वेंटिलेशन कैसे करना चाहिए? लक्ष्य 12 सांस प्रति मिनट प्रदान करने का होना चाहिए। इसका मतलब है हर 5 सेकंड में एक वेंटिलेशन। दूसरे ही सेकंड सांसों का बढ़ना शुरू हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे। अब जब हम काफी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा कर चुके हैं,
आइए इन सभी प्रक्रियाओं के लिए मुख्य तथ्यों का संक्षेपण करें। वायुमार्ग एडजंक्ट वायुमार्ग को खुला रखने में मदद करने वाले काम के यंत्र हैं उन रोगियों के लिए जो यह स्वयं नहीं कर सकते। ठीक साइज वाला नासोफेरिंजल वायुमार्ग रोगी की नाक से कान पाली तक जाता है और ठीक साइज वाला मुखग्रसनीय वायुमार्ग मुंह के कोने से जबड़े के कोन तक। असरदार बैग मास्क वेंटिलेशन के लिए उचित साइज वाले बैग और मास्क का चयन करना, 1 या 2 कार्यकर्ता वाली मास्क पकड़ने वाली तकनीक से बढ़िया मास्क सील बनाना और इसके साथ ही सफलतापूर्वक बैग मास्क वेंटिलेशन के लिए वायुमार्ग खोलने के उचित तरीके का उपयोग करना अत्यावश्यक है। बहुत खूब। आपके समय के लिए धन्यवाद और आप लोगों का देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छा काम जारी रखिए।